देवेंद्र फडणवीस लाइव। टेरर फंडिंग करता था और इस मामले में जब कुछ लिंक्स ये एनआईए को मिले और ईडी को मिले तो उन्होंने इब्राहिम कासकर, जो दाऊद इब्राहिम का भाई है, उसको भी अरेस्ट किया और इन सारे लिंक्स को एस्टैब्लिश करते हुए ये उनके ध्यान में आया। करीब 9 जगह उन्होंने छापे मारे और उसमें से ये सारी चीजें ध्यान में आई जो आज उन्होंने कोर्ट में कही है। इस मामले में ये हजारों करोड़ रुपए की जमीन मात्र 30 लाख रुपए में खरीदी गई, लेकिन वो भी पैसा जमीन के मालिकों को नहीं गया। और ईडी ने यह भी बताया कि इसमें 55 लाख रुपए ये सीधे हसीना पारकर को मिले, जो दाऊद की बहन थी और उसका सारा रियल एस्टेट का बिजनेस यहां पर संभाल रही थी। और जहां दिए गए और जिसने दिए, इन सब ने उसके बारे में पुख्ता बयान दिया, जो आज कोर्ट के सामने भी आया है। तो सवाल यह उठता है कि इस प्रकार से हमारे देश के दुश्मन के साथ व्यवहार करने का कारण क्या है। राज्य के एक मंत्री, और उन्होंने ये व्यवहार करने के बाद और ये 55 लाख रुपए देने के बाद आप देखिए उसके बाद में 3 हमले मुंबई पर हुए, बम विस्फोट मुंबई में हुए हैं। तो ये हसीना पारकर को जो पैसा गया, किसको गया? ये दाऊद को पैसा गया। और ये किस लिए गया? उनकी उन्हीं एक्टिविटीज के लिए गया जिन एक्टिविटीज के तहत इस देश के अंदर उन्होंने बम विस्फोट किए। और ये सारी चीजें कोर्ट के सामने ईडी ने रखी है। इतना ही नहीं, तो ईडी ने जेल के अंदर जाकर मुंबई बम विस्फोट के आरोपी का बयान भी लिया है, जिसमें उन्होंने ये सारी बातों को माना है और इंडिपेंडेंट गवाहों ने भी इसकी पुष्टि की है। और इसीलिए शायद ये सारे तथ्य सामने आने के बाद आज ईडी के कोर्ट ने मंत्री श्री नवाब मलिक, इनको 3 तारीख तक कस्टडी दी है। ये बहुत संगीन मामला है। देश के दुश्मनों के साथ व्यवहार करने का कारण क्या है? ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है। राजनीति में हम एक दूसरे के ऊपर छीछालेदार करते रहेंगे, लेकिन अगर कोई देश के दुश्मन के साथ सौदा करता है और सारा रिकॉर्ड पर है, और ऐसा रिकॉर्ड पर सौदा होता है और साथ में सीधे पैसे अगर हसीना पारकर को वहां मिलते हैं, दाऊद को मिलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ईडी को यह कार्रवाई करनी पड़ेगी और सभी राजनीतिक दलों ने इस कार्रवाई का समर्थन करना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार से अगर अंडरवर्ल्ड के साथ सीधे व्यवहार होते रहेंगे, और जो लगातार ये बात कही गई कि पिछले समय दाऊद ने देश के अंदर जितने बम विस्फोट किए, भले ही आईएसआई की मदद से किए होंगे, लेकिन उसका टेरर फंडिंग उसने इंडिया में ही जमा किया और इस प्रकार के डील से ही जमा किया। इस प्रकार से अंडरवर्ल्ड के ऊपर और बड़े पैमाने पर उस जमाने में जो व्यवहार जमीनों के किए गए अंडर वैल्यूएशन करके, और उसमें जो ब्लैक मनी दिया गया, वो ब्लैक मनी टेरर फंडिंग में इस्तेमाल किया गया। और इसलिए मुझे लगता है कि आज की जो कार्रवाई है उसको कोई तरीके से राजनीतिक कार्रवाई नहीं कहा जा सकता। देश के दुश्मनों को अगर कोई मदद करता है तो कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, और वो कार्रवाई की गई है। खुलासा केला होता पत्रकार परिषद घेऊन, सगळ्यात आधी तुम्ही खुलासा केला होता, तुम्ही काय पुरावे ईडीकडे दिले होते का तेव्हा? माझ्याकडे जे कागदपत्र होते ते सगळे मी ईडीलाही पाठवले होते, एनआयएलाही पाठवले होते, सीबीआयलाही पाठवले होते। मी त्यावेळेसच घोषित केलं होतं की याची कॉम्पिटंट अथॉरिटी कोण आहे मला माहिती नाही, आणि मी जे काही कॉम्पिटंट अथॉरिटीज आहेत त्यांच्याकडे जे माझ्याकडे होतं ते पाठवून दिलं होतं। नवाब मलिक यांच्या अटकेनंतर महाविकास आघाडी नेत्यांच्या ज्या प्रतिक्रिया, जे वक्तव्य आहेत, त्याचा सूर असा आहे की हे अटक म्हणजे एक षडयंत्र आहे आणि याचा रोग जो आहे तो भाजपवर आहे। राजीनामा घेणार नाही। मला असं वाटतं आहे की अतिशय चुकीचा पायंडा या ठिकाणी पडला जातो आहे। कारण कुठल्याही राजकीय गुन्ह्यामध्ये त्यांना अटक झालेली नाही। या ठिकाणी टेरर फंडिंगशी संबंधित असलेल्या
गुन्ह्यामध्ये त्यांना अटक झालेली आहे. This is Devendra Fadnavis. He's speaking right now in Marathi. I'll just encapsulate what he's saying. He's saying here that this is a matter of national security. He's saying don't look at it politically. It's a matter of grave national security. And he says that the allegation is that Nawab Malik and his family was funding the Dawood Ibrahim gang. So he's talking about a direct funding of the Dawood Ibrahim gang by Nawab Malik. करणाऱ्यांना वाचवण्याकरता अख्खं सरकार उभं राहिलं. आपने कहा ये क्या दस्तावेज आपने ईडी को प्रोवाइड किया था, कुछ समय पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा था कि बहुत बड़ा एक विस्फोट होने वाला है, क्या यही है? देखिए मैंने सर इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है कि अभी सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि नवाब मलिक को इस्तीफे देने की जरूरत नहीं है. इन दोनों प्रश्नों को हिंदी में बताएं. देखिए मेरे पास जो कागजात थे वो कागजात ईडी, एनआईए, सीबीआई सारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजे थे. उसके बाद तफ्तीश उनकी हुई और जैसा कि आज ईडी के वकीलों ने कोर्ट में बताया कि दाऊद से संबंधित केस के मामले में 9 जगह पर उन्होंने छापे मारे और उसके बाद ये सारी कड़ियां ये जुड़ी है. तो मुझे लगता है कि ये कोई अचानक तैयार हुआ केस नहीं है. ये सारी कड़ियां जोड़ने के बाद जब ये ध्यान में आया कि इस प्रकार से टेरर फंडिंग हुआ है तो उसके ऊपर ये कार्रवाई की गई है. और जहां तक मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे ये सरकार ने ली हुई भूमिका है, मुझे इस बात का बहुत दुख है. राजनीति का स्तर अगर इतना गिरेगा तो इससे बहुत एक बैड प्रेसिडेंट हम लोग क्रिएट करेंगे कि दाऊद जैसे देश के दुश्मन को मदद जिनके माध्यम से हुई उनको बचाने के लिए और उनका मंत्री पद बचाने के लिए पूरी सरकार उनके पीछे खड़ी है. मुझे लगता है कि इसका देश को जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा. संजय राऊत म्हणाले की हे एका प्रकारे अफजल खानने पाठीवर वार करण्यासारखा आहे आणि खरा हिंदुत्व अशा गोष्टींसोबत लढण्यामध्ये आहे. असं आहे की संजय राऊत अलीकडच्या काळात जी भाषा वापरतात, ते जे काही बोलतात, त्यांना उत्तर देणं माझ्या स्तरात बसत नाही. ज्या स्तराचं त्यांचं बोलणं आहे ना त्या स्तराचे लोक त्यांना उत्तर देतात. नवाब मलिक के बारे में यूपी तक बात पहुंच गई. अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब बौखलाती है तो झूठे गवाहों को खड़ा करके झूठे आरोपों को लेके जांच एजेंसियों को सामने लाती है. और पवार जी ने भी ममता से बात की. पूरी चीजों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये बौखलाहट बोल रही है क्योंकि ऐसे मामले में उनके लोग आज पकड़े गए हैं कि जिसमें देश के साथ धोखा हुआ है और इसलिए उनकी बौखलाहट बोल रही है. और जहां तक झूठे गवाह वगैरह ये सारी चीज़ें जो कही जा रही है, कुछ दिनों में मैं खुलासा करने वाला हूं. अभी आपको बोल देता हूं कि किस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार झूठे गवाह तैयार करने का षड्यंत्र रच रही है. इसका खुलासा कुछ दिनों में मैं ही कर दूंगा. अभी तो आप इस केस के ऊपर अपना लक्ष्य केंद्रित कीजिए. Devendra Fadnavis, ladies and gentlemen.